फॉर टुडे। पहले हम टैकल करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स, द बेसिक ब्लूप्रिंट। द ब्लूप्रिंट, राइट। फिर बायोकेमिकल फैक्टर्स फोकसिंग ऑन हार्मोन्स। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कैसे नर्चर अपना रोल प्ले करता है। ओके हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, और फाइनली हम समझेंगे सोमैटोटाइपिंग, मैपिंग द ह्यूमन फिजिक। साउंड्स गुड। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स, द ब्लूप्रिंट ऑफ ग्रोथ। ओके, तो बिल्कुल शुरुआत से अनपैक करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये जेनेटिक फैक्टर से कोऑर्डिनेटेड होते हैं डे 1 से ही, जब एक जाइगोट बनता है। याद है ना? हाँ, जाइगोट वो सिंगल सेल है जो स्पर्म एग फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। करेक्ट। ये सिंगल जाइगोट डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस और फाइनली एक बेबी। एग्जैक्टली और शुरू में ब्लास्टुला स्टेज के दौरान जो बस अर्ली डिविजन्स के बाद अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है, सारी सेल्स आइडेंटिकल होती हैं। कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं होता अभी तक। तो ये स्पेशलाइजेशन शुरू कैसे होता है? मतलब सेल्स को कैसे पता चलता है कि क्या बनना है? अच्छा क्वेश्चन है। अराउंड 3rd या 4th वीक में स्पेशल जीन्स होते हैं, इंड्यूसर जीन्स कहते हैं उन्हें, जो मटर्नल क्रोमोसोम पर होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। उन्हें आप सुपरवाइजर समझ सकते हैं, जो रोल्स असाइन कर रहे हैं। वो सेल ग्रुप्स को बताते हैं, तुम लंग्स बनोगे, तुम हार्ट होगे, तुम्हारा काम ब्रेन बनाना है। और ये रैंडम नहीं होता होगा आई गेस। बिल्कुल नहीं, ये एक हाईली कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। हायर ऑर्डर जीन्स पहले स्विच ऑन होते हैं, फिर वो लोअर ऑर्डर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। इससे इंश्योर होता है कि ग्रोथ सीक्वेंशियल हो, पैटर्न हो, मतलब डेवलपमेंटल सीक्वेंस लगभग सबके लिए सेम रहता है। एक प्री प्रोग्राम्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसा है। इज दिस वेयर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स फिट इन? यस, वो कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। एग्जैक्टली। ये अमेजिंग अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जिनमें किसी भी टाइप के ऑर्गन सेल में डेवलप होने का पोटेंशियल होता है। इमेजिन कीजिए उनका पोटेंशियल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में। शायद फ्यूचर में डोनर डिपेंडेंसी कम हो जाए और टिश्यू मैच इश्यूज भी ओवरकम हो सकें। बहुत कूल पोटेंशियल है इसमें। ओके, थोड़ा और बताइए सेल स्पेशलाइजेशन के मैकेनिज्म के बारे में। ये जीन्स करते क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली सेल्स में 2 मेन टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, हाउसहोल्ड जीन्स और लग्जरी जीन्स। हाउसहोल्ड एंड लक्जरी, ओके। हाउसहोल्ड जीन्स लगभग सभी सेल्स में प्रेजेंट और एक्टिव होते हैं। वो बेसिक फंक्शंस हैंडल करते हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। सेल डिवीजन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, मेटाबॉलिज्म। उन्हें आप हर घर की एसेंशियल यूटिलिटीज समझ लीजिए, जैसे बिजली, पानी। मेक सेंस। और लग्जरी जीन्स? लग्जरी जीन्स सिर्फ स्पेसिफिक सेल टाइप्स में एक्टिवेट होते हैं, उन्हें उनके यूनिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और आइडेंटिटी देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन एक लग्जरी जीन है जो सिर्फ कुछ पैंक्रियाटिक सेल्स में एक्टिवेट होता है। अच्छा। एक न्यूरॉन का यूनिक शेप और फंक्शन वो स्पेसिफिक लग्जरी जीन्स के स्विच ऑन होने की वजह से है। तो हाउसहोल्ड जीन्स सेल को चलाते रहते हैं, लग्जरी जीन्स उसे एक स्पेसिफिक काम देते हैं। समझ गया। क्या जीन्स सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करते हैं? यस, कुछ जीन्स डिवीजन प्रमोट करते हैं, जबकि दूसरे रेगुलेटरी जीन्स उसे चेक में रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक जीन है सी फ्लिप। अगर वो इनएक्टिवेट हो जाए तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो सकता है, पोटेंशियली लीडिंग टू ट्यूमर्स या कैंसर। एक क्रूशियल सेफ्टी स्विच है ये। अब यहाँ चीज रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है। एपिजेनेटिक्स, ये क्या है? हाँ, एपिजेनेटिक्स बेसिकली जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस हैं, बिना अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस को बदले। इसे आप जीन्स के लिए वॉल्यूम कंट्रोल जैसा समझ सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल कैसे? हर जीन के पास एक प्रोमोटर साइट होती है और पास में एनहांसर या इनहिबिटर साइट्स। प्रोटीन्स इन एनहांसर इनहिबिटर साइट से अटैच हो सकते हैं। एनहांसर प्रोटीन अटैच होने से जीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि इनहिबिटर प्रोटीन उसे कम कर देता है या बंद कर देता है। जैसे एडोलेसेंस में ग्रोथ स्पर्ट होता है, वो इसका एग्जाम्पल है। परफेक्ट एग्जाम्पल। उस टाइम एनहांसर प्रोटीन शायद ज्यादा एक्टिव होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड जीन्स को बूस्ट करते हैं। बाद में अडल्टहुड में इनहिबिटर प्रोटीन्स अटैच हो सकते हैं, ग्रोथ को स्लो या स्टॉप करते हुए। ये हमारी बॉडी की सोफिस्टिकेटेड जेनेटिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट सेट ऑफ जीन्स, होमियोटिक एंड होम्योबॉक्स जीन्स या हॉक्स जीन्स। यस, हॉक्स जीन्स मास्टर आर्किटेक्ट्स हैं। वो एम्ब्रियो के एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन के लिए क्रूशल हैं। डिटरमाइन करते हैं कि आपका हेड, लिम्स, टोर्सो कहाँ बनेंगे। वो वर्टिब्रे की ग्रोथ को भी गाइड करते हैं। अच्छा। 4 मेन क्लस्टर्स हैं, हॉक्स ए, बी, सी और डी, जो क्रोमोसोम्स 7, 17, 12 और 2 पर मिलते हैं रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, हॉक्स C6 वर्टिब्रे शेप को इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारे बाइपीडलिज्म, सीधा चलने के लिए इंपॉर्टेंट है। और हॉक्स डी जीन्स क्रेनियोफेशियल, स्कल और फेस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। वाओ। ओके, टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। अगर इंड्यूसर जीन्स रैंडमली एक्टिवेट होते तो क्या होता? थोड़ा सोच लो। बॉडी पार्ट्स सही ऑर्डर या जगह पर नहीं बनते, कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ फेल हो जाता, केओस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ सारे जीन्स हाउसहोल्ड जीन्स होते, लग्जरी जीन्स नहीं? व्हाट डू यू थिंक? सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस नहीं कर पाते, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम बस ब्लॉब्स होते। और एक फ्यूचर लुकिंग सवाल, तुम्हारे हिसाब से हाउ माइट एपिजेनेटिक्स इम्पैक्ट फ्यूचर मेडिसिन? हो सकता है ऐसे ट्रीटमेंट्स आएं जो जीन एक्सप्रेशन मॉडिफाई करें बिना जीन एडिटिंग के। शायद लाइफस्टाइल चेंजेस या ड्रग्स यूज करके एनहांसर्स और इनहिबिटर प्रोटीन्स को टारगेट किया जाए डिजीजेस के लिए।
अब पॉज करो और सोचो हाउ अमेजिंग इज इट कि एक सिंगल सेल इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बनाता है, सब कुछ इन इंट्रिकेट जेनेटिक इंस्ट्रक्शन से गाइडेड। थिंक। इन शॉर्ट, जीन्स फंडामेंटल ब्लूप्रिंट है, इनिशियल सेल डिवीजन और स्पेशलाइजेशन से लेकर वाया इंड्यूसर एंड लग्जरी जीन्स ग्रोथ रेट को रेगुलेट करने तक थ्रू एपिजेनेटिक्स और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को शेप करने तक विद हॉक्स जीन्स सब कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर्स, द hormonal कंडक्टर्स। तो जीन्स ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्रू को डे टू डे कौन डायरेक्ट करता है? हाँ, वहां आते हैं बायोकेमिकल फैक्टर्स, मेनली हार्मोन्स। वो ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं, स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न्स को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में, प्रीनेटल, पोस्टनेटल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। क्या कोई एक हार्मोन है जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है? यस, थायरॉक्सिन। ये सभी स्टेजेस में क्रूशल है। फीटस इसे 12th वीक के आसपास सिक्रीट करना शुरू करता है। इसके फंक्शंस में सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ाना, डीएनए को आरएनए सिंथेसिस के लिए एक्टिवेट करना, प्रोटीन्स बनाने के लिए एसेंशियल है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउसेस का नंबर और फंक्शन बूस्ट करना शामिल है। बहुत फंडामेंटल काम है इसका। प्रीनेटल स्टेज के स्पेसिफिक हार्मोन्स के बारे में क्या? यहाँ 2 की प्लेयर्स हैं। पहला, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन सीजी, जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। ये फीमेल फीटस में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और मेल फीटस में टेस्टोस्टेरॉन ट्रिगर करता है, जिससे डिफरेंशियल सेक्स स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। अच्छा। दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन खुद, जो मेल्स में वाई क्रोमोसोम पर टीडीजी जीन से ट्रिगर्ड होता है। ये टेस्टिस, स्क्रोटम और पीनिस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब पोस्टनेटल या चाइल्डहुड ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ का स्टार प्लेयर है ग्रोथ हार्मोन जीएच। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक। जीएच प्राइमरीली बोन फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है और सेल डिवीजन प्रमोट करता है, जिससे ओवरऑल बॉडी ग्रोथ ड्राइव होती है। बचपन की हाइट का मेन ड्राइवर है ये हार्मोन। और फिर आता है एडोलेसेंस, वो बड़ा वाला ग्रोथ स्पर्ट। कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है इसमें? यहाँ थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बॉडी ग्रोथ के लिए एडोलेसेंस में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, जैसे सोडियम अपटेक। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फूड मेटाबॉलिज्म और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मैनेज करते हैं, ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कॉर्टिकल एंड्रोजेंस मस्कुलर ग्रोथ और फंक्शन से कंसर्न है। ओके, बेसिकली रिसोर्सेज मैनेज करना और मसल मास बिल्ड करना। हाँ, और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए। हाँ, उसके लिए 3 मेन प्लेयर्स सेक्सुअल मैच्युरेशन को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। 1, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन LHRH, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये मास्टर स्विच की तरह काम करता है, अगले 2 हार्मोन्स के रिलीज को रेगुलेट करता है। 2, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट स्टिमुलेट करता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन ट्रिगर करता है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। मेल्स में सर्टोली सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। 3, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फीमेल्स में ओव्यूलेशन एग रिलीज ट्रिगर करता है। मेल्स में लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करवाता है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे फेशियल हेयर, आवाज का भारी होना डेवलप होते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल होगा टीनेज ईयर्स में हाइट का तेजी से बढ़ना और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना, ये सब इन हार्मोनल चेंजेस से ड्रिवन है। बिल्कुल। और अगर थायरॉक्सिन कम हो तो डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली स्लो हो सकता है। टाइम फॉर क्वेश्चंस। अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन में कम सीक्रेट हो तो क्या होगा? सोचो। बिल्कुल, ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी, जिससे हाइट कम रह सकती है। Why do you think different hormones are important at different stages? सिंपल है ना? क्योंकि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट नीड्स प्रीनेटल लाइफ से चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। स्पेसिफिक हार्मोन्स उन स्पेसिफिक स्टेज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तुम बताओ, why are hormones often called biochemical messengers? क्योंकि वो बॉडी की एक पार्ट ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, मैसेज डिलीवरी सिस्टम, और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को सिग्नल्स देकर स्पेसिफिक फंक्शंस ट्रिगर करते हैं। टेक अ मोमेंट और सोचो कि ये टाइनी केमिकल मैसेंजर्स कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ग्रोथ पर। थिंक इन शॉर्ट, हार्मोन्स जैसे थायरॉक्सिन, GH, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LHRH, LH और FSH डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पर क्रूशियल बायोकेमिकल रेगुलेटर्स का काम करते हैं। बेसिक सेल फंक्शन और ओवरऑल ग्रोथ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरेशन तक सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। सो फार वी सॉ जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स और बायोकेमिकल कंडक्टर्स। अब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखते हैं। नर्चर का रोल। एनवायरमेंटल फैक्टर्स नर्चर्स इन्फ्लुएंस। ग्रोथ सिर्फ जीन्स और हार्मोन से प्रीडिटरमिन नहीं होती है ना, जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं वो भी मैटर करता है। बहुत ज्यादा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स या नर्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलो कुछ की फैक्टर्स देखते हैं। होम फैमिली कंडीशन एंड न्यूट्रिशन, ये तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अक्सर फूड की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। अच्छा न्यूट्रिशन ग्रोथ को फ्यूल करता है। ट्रेनिंग, स्पेसिफिक स्किल्स ट्रेनिंग से जल्दी डेवलप की जा सकती हैं। आर्नल्ड गेसाल की को-ट्विन स्टडी याद है? एक ट्विन को ट्रेनिंग मिली, दूसरे को नहीं, और ट्रेन ट्विन ने स्किल्स जैसे सीढ़ी चढ़ना पहले डेवलप की। एजुकेशन, लिटरेसी, हायर लिटरेसी अक्सर बेहतर हेल्थ और न्यूट्रिशनल चॉइसेस से कोरिलेट करती है। पोल्यूशन, हाइजीन,
पोल्यूटेंट्स जैसे पोल्यूटेड एयर, एक्सेसिव नॉइज या लीड के एक्सपोजर से ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। स्टडीज ये दिखाती हैं। और एक मेजर फैक्टर स्ट्रेस, ये कैसे काम करता है? हाई स्ट्रेस एक हार्मोन रिलीज ट्रिगर करता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल बदले में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट कर सकता है, जो फिर ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को सप्रेस कर देता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस लिटरली ग्रोथ पर ब्रेक लगा सकता है। दैट्स पावरफुल। क्या चाइल्डहुड स्ट्रेस सच में ग्रोथ रोक सकता है इवन विद गुड फूड? यस, सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्रॉनिक चाइल्डहुड स्ट्रेस जैसे अब्यूज, सीवियर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या इंटेंस स्कूल प्रेशर से स्टंटेड ग्रोथ का कारण बन सकता है, भले ही न्यूट्रिशन एडिक्वेट हो। एक सोर्स में एक गांव का एग्जांपल है जहां सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, शायद लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज से होने वाला स्ट्रेस भी स्टंटेड ग्रोथ का एक फैक्टर था। यहां तक कि वेल ऑफ फैमिलीज के बच्चे भी इससे इम्यून नहीं है। सोचिए, फैमिली लेगेसी को लाइव अप करने का प्रेशर। क्या कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं? डेफिनेटली। कल्चर चाइल्ड केयर और न्यूट्रिशन से जुड़ी प्रैक्टिसेस को शेप करता है। लॉरी मकीज एक्वेडोर स्टडी, पता चला कि कल्चरल बिलीफ्स के कारण लड़कियों को लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी वीन कर दिया जाता था, जिससे उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था। सहारिया ट्राइब एग्जाम्पल, उनकी प्रैक्टिस थी कि ब्रेस्ट फीडिंग 3 दिन डिले करके शहद दिया जाता था, जिससे पोटेंशियली इन्फेंट मोर्टालिटी और बाद में डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता था। इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना इफेक्टिव हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए की है। क्या कोई और स्टडीज हैं जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दिखाती है? हाँ, कई हैं। टैनर स्टडी, अनस्किल्ड लेबरर्स और मैनेजरियल क्लासेस के बच्चों की हाइट में डिफरेंस पाया गया, जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को सजेस्ट करता है, लाइकली लिंक टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस। ये गैप 3 साल की उम्र में 2 सेंटीमीटर से बढ़कर एडोलेसेंस तक 5 सेंटीमीटर हो गया। पोल्यूशन स्टडीज जापान, नेदरलैंड्स, यूएस, एयर और नॉइस पोल्यूशन के साइज पर नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाए गए हैं, सिटी सेंटर्स वर्सेस कंट्रीसाइड के बच्चों को कंपेयर करके। लीड पोल्यूशन स्टडीज ने भी एक्सपोजर को स्टंटेड और वेस्ट ग्रोथ से लिंक किया। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसे अच्छा खाना मिल रहा है लेकिन वो बहुत हाई स्ट्रेस घर में रह रहा है, शायद उतना अच्छा ग्रो ना करे जितना एक्सपेक्टेड है। या फिर हेविली पोल्यूटेड एरियाज में रहने वाले बच्चे स्लोअर ग्रोथ दिखा सकते हैं क्लीन एनवायरमेंट्स के बच्चों के कंपैरिजन में। चलो कुछ सवाल पूछते हैं। तुम्हारे हिसाब से न्यूट्रिशन और स्ट्रेस में से कौन सा फैक्टर ग्रोथ पर ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है? क्यों, थोड़ा सोच लो। ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन विडिसन जैसी स्टडीज, जिन्हें हम और डिस्कस करेंगे, सजेस्ट करती हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को निगेट कर सकता है। मतलब स्ट्रेस का इम्पैक्ट कभी-कभी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल फैक्टर्स हेल्प इंप्रूव चिल्ड्रंस हेल्थ इन अ कम्युनिटी? एक एग्जांपल दो। सहारिया ट्राइब की ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को जानने से टारगेटेड एजुकेशन डिजाइन करने में मदद मिलती है, कोलोस्ट्रम के इंपॉर्टेंस और टाइमली ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव किए जा सकते हैं। अगर पोल्यूशन लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो जाएं, डू यू थिंक एवरेज चाइल्डहुड हाइट बढ़ सकती है? व्हाट डू यू थिंक? एविडेंस सजेस्ट करता है। हाँ, क्योंकि स्टडीज पोल्यूशन को रिड्यूस साइज से लिंक करती हैं, तो क्लीनर एनवायरनमेंट्स पोटेंशियली बेटर एवरेज ग्रोथ सपोर्ट कर सकते हैं। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, इवन हमारे कल्चरल बिलीव्स कितना डीपली हमारी फिजिकल ग्रोथ को शेप करते हैं। थिंक। In short, environmental factors including nutrition, stress, pollution, training, education और cultural practices significantly growth को influence करते हैं। Stress कभी-कभी इतना powerful होता है कि अच्छी nutritional input को भी override कर सकता है। ओके, हमने नेचर, जीन्स, हार्मोन्स और नर्चर एनवायरनमेंट देखा। अब देखते हैं ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं। Role of heredity and environment. Nature meets nurture. तो ग्रोथ सिर्फ नेचर या नर्चर नहीं है, ये जेनेटिक, बायोकेमिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, जो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को अलग करना इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचर मीट्स नर्चर का क्लासिक केस है ये। और शायद कुछ ट्रेट्स जीन से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और कुछ एनवायरनमेंट से। ऐसा होता है। एग्जैक्टली। अलग अलग ट्रेट्स की इको सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर से कितना इफेक्ट होते हैं ये वेरी करता है। कुछ ट्रेड्स लार्जली प्रीनेटल पीरियड में सेट हो जाते हैं और पोस्टनेटल एनवायरनमेंट से कम इन्फ्लुएंस होते हैं, जबकि कुछ दूसरे बर्थ के बाद एनवायरनमेंट से ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। क्या आप एग्जांपल्स दे सकती हैं जहां हेरिडिटी डोमिनेंट लगती है? श्योर, सोर्सेस कुछ पॉइंट आउट करते हैं। मेनार्ची एज, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी लिंक है। लगभग 40% चांस है कि बेटी उसी एज में मेंस्ट्रुएट करना शुरू करेगी जिस एज में उसकी माँ ने किया था। आइडेंटिकल ट्विंस, एवरेज डिफरेंस सिर्फ 2 मंथ्स का है। फ्रेटर्नल ट्विंस, एवरेज डिफरेंस 10 मंथ्स का है। क्लियरली सजेस्ट करता है कि जेनेटिक्स बड़ा रोल प्ले करती है। स्केलेटल मैच्योरिटी, स्टडीज आइडेंटिकल ट्विंस के बीच बोन मैच्योरिटी की रेट में बहुत क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाती हैं। स्कीजोफ्रेनिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट दिखाता है। अगर एक आइडेंटिकल ट्विन को है तो एस्टिमेटेड 80% चांस है कि दूसरे को भी होगा, कंकॉर्डेंस रेट। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के लिए ये सिर्फ लगभग 13% है। ओके, अब एग्जांपल्स जहां एनवायरनमेंट ज्यादा डोमिनेंट लगता है। मैंने देखते हैं यूट्रियन कैंसर, स्किजोफ्रेनिया के बिल्कुल ऑपोजिट। आइडेंटिकल ट्विंस में यूट्रियन कैंसर का कॉन्कॉर्डेंस रेट सिर्फ 6% के आसपास है। ये सजेस्ट करता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टॉक्सिन एक्सपोजर, लाइफस्टाइल, हाइजीन,
इस कंडीशन के लिए जेनेटिक्स से कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लाइमेट वर्सेस न्यूट्रिशन इफेक्ट ऑन मेनार्क, इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस हैं यहाँ। एस्किमो गर्ल्स एक्सट्रीम कोल्ड और नाइजीरियन गर्ल्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट की एवरेज मेनार्क एजेस बहुत सिमिलर हैं, 14.4 वर्सेस 14.3 इयर्स। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, और असैमीज बर्मीज गर्ल्स ऑफ यूरोपियन गर्ल्स, जब उन्हें एक्सेलेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया तो वो सिमिलर एजेस पर मेनार्की रीच करती हैं, चाहे उनके क्लाइमेट्स कितने भी अलग क्यों ना हो। इससे क्या सजेस्ट होता है? न्यूट्रिशन शायद क्लाइमेट से ज्यादा पावरफुल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है मेनार्की टाइमिंग पर। समझें? इमोशनल फैक्टर्स, विडुसन्स ऑर्फनेज स्टडी, ये वाली बहुत फैसिनेटिंग है। 2 ऑर्फनेजेस थे। ऑर्फनेज बी को सप्लीमेंट्री फूड मिला, लेकिन उनकी ग्रोथ गिर गई जब ऑर्फनेज ए की स्ट्रिक्ट नापसंद की जाने वाली वार्डन वहां ट्रांसफर हुई, जिससे इमोशनल स्ट्रेस बढ़ गया। ओह वाओ। लेकिन 7 बच्चे जो ए से बी में ट्रांसफर हुए थे और वार्डन के आदी थे, वो एक्स्ट्रा फूड से एक्चुअली बेटर ग्रो कर गए। वाओ, वो स्टडी तो इमोशनल एनवायरनमेंट के रोल को पावरफुली हाईलाइट करती है। मतलब सेफ और केयर्ड फॉर फील करना शायद ग्रोथ के लिए उतना ही क्रिटिकल है जितना अच्छा न्यूट्रिशन, शायद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उससे भी ज्यादा। एब्सोल्युटली। सोर्स मटेरियल में इंटरसेक्शनैलिटी का भी ब्रीफ मेंशन है। ये आइडिया कि डिस्क्रिमिनेशन जैसे फैक्टर सिर्फ एक चीज जैसे रेस पर बेस नहीं होते, बल्कि अक्सर कॉम्बिनेशन होते, जैसे रेस प्लस क्लास। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्पोर्ट्स में अफ्रीकन अमेरिकन की सक्सेस सिर्फ जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में नहीं है। ट्रेनिंग एक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और सिस्टेमिक बैरियर्स को ओवरकम करना सब पिक्चर का हिस्सा है। डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से एक्सेप्शनल सक्सेस स्टोरीज अक्सर हाईलाइट की जाती है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट इनइक्वालिटी को ओवरकम करना रिप्रेजेंट करती है, वो नॉर्म नहीं है। मेक सेंस। क्वेश्चन टाइम। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कुछ ट्रेट्स हेरिडिटी से ज्यादा कंट्रोल होते हैं और कुछ एनवायरनमेंट से? ये हेल्थ रिस्क्स प्रिडिक्ट करने में, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस डिजाइन करने में, ईजी जेनेटिक काउंसलिंग वर्सेस लाइफस्टाइल एडवाइस और ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। विडसन की स्टडी से तुमने पेरेंटिंग या केयरिंग के बारे में क्या सीखा, बताओ। कि इमोशनल वेलबींग बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फिजिकल नीड्स जैसे फूड पूरा करना काफी नहीं है, एक सिक्योर लो स्ट्रेस एनवायरनमेंट क्रूशल है। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में बड़े हों तो उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या होंगी? जेनेटिकली डिटर्मिन्ड ट्रेट्स जैसे आई कलर, ब्लड टाइप सिमिलर होंगे। एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स जैसे वेट, शायद कुछ इन्फेक्शंस की ससेप्टेबिलिटी, ओपिनियंस या इवन पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स सिग्निफिकेंटली डिफर कर सकते हैं। सोचो जरा, how much of you is your genes and how much is your environment? It's a complex dance, ना? Think. इन शॉर्ट, ग्रोथ नेचर यानी जीन्स और नर्चर यानी एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का रिजल्ट है। कुछ ट्रेट्स का जेनेटिक कंट्रोल ज्यादा होता है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया रिस्क, जबकि दूसरे एनवायरनमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लाइक यूट्राइन कैंसर रिस्क और द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। अब हम अपने फाइनल टॉपिक पर चलते हैं, सोमैटोटाइपिंग। सोमैटोटाइपिंग, मैपिंग द फिजिक, पार्ट 1, इंट्रो एंड अर्ली मेथड्स। सोमैटोटाइपिंग थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, ये एग्जैक्टली है क्या? बेसिकली एक सोमैटोटाइप किसी पर्सन के करंट मॉर्फोलॉजिकल फिजिक, उनकी बॉडी शेप और कॉम्पोजिशन का क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन है। ये उस पॉइंट तक जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दोनों का एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। और सोमैटोटाइपिंग वो प्रोसेस है जिससे ये डिस्क्रिप्शन डिटरमिन किया जाता है। इसकी जरूरत क्यों है? ये बॉडी टाइप के हिसाब से लोगों को क्लासिफाई करने जैसा नहीं है? है तो वैसा ही, लेकिन इसका एम पुराने सिंपलिस्टिक क्लासिफिकेशन से ज्यादा ऑब्जेक्टिव और यूजफुल होना चाहिए। क्योंकि रेस को ह्यूमन फिजिकल वेरिएशन स्टडी करने के लिए वैलिड बायोलॉजिकल क्राइटेरिया नहीं माना जाता, तो सोमैटोटाइपिंग एक मेथड ऑफर करता है जो मेजरेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। इसके कई पर्पसेस हैं, जैसे अलग अलग पॉपुलेशंस को डिस्क्राइब और कंपेयर करना, ग्रोथ, एजिंग, एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन के कारण फिजिक में होने वाले चेंजेस को मॉनिटर करना, फिजिक और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बीच रिलेशनशिप इवैल्यूएट करना, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए आइडियल बॉडी टाइप्स फाइंड करना, पोटेंशियल हेल्थ रिस्क असेस करना। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा एब्डोमिनल फैट एंडोमॉर्फी का हिस्सा कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क से लिंक्ड है, जबकि एक्सट्रीम लीननेस एक्टोमॉर्फी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम से इन्वर्सली रिलेटेड है। अर्गोनॉमिक्स एंड प्रोडक्ट डिजाइन, ये एक बड़ा यूज है। चीजें जैसे कार सीट्स, चेयर्स, टूल्स, कपड़े, इवन मोबाइल फोन्स डिजाइन करने के लिए टारगेट यूजर पॉपुलेशन के बॉडी डायमेंशंस और शेप्स, सोमैटोटाइप्स को समझना जरूरी है। राइट। इंडिया में साइज इंडिया इनिशिएटिव है जो निफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा, जिसका एम इंडियन पॉपुलेशन के लिए इंडिजिनस साइज चार्ट्स बनाना है ताकि क्लोथिंग फिट बेहतर हो सके। वेरी प्रैक्टिकल यूज है इसका। ओके, दैट मेक्स सेंस। ये फील्ड शुरू कैसे हुई? क्या पहले भी अटेम्प्ट्स हुए थे? हाँ, अर्ली क्लासिफिकेशंस एग्जिस्ट करती थी, लेकिन काफी सब्जेक्टिव थी। हिपोक्रेटिस, एंशिएंट ग्रीस, उन्होंने हैबिटस फिजिकस, जो लंबा पतला बिल्ड टीबी प्रोन माना जाता था, और हैबिटस एपिलॉप्टिकस, छोटा मोटा बिल्ड एपोप्लेक्सी हार्ट डिजीज प्रोन माना जाता था, की बात की थी। वियोला, इटालियन, उन्होंने लॉन्गी टाइप, ब्रैकी टाइप, चौड़ा, नॉर्मा टाइप और मिक्स टाइप प्रपोज किए थे। क्रेचमर, जर्मन साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने फिजिक को टेम्परामेंट से लिंक किया था। उनके टाइप्स थे पिकनिक, प्लम्प, एथलेटिक, मस्कुलर, लेप्टोसोमैटिक, लीन, फ्रेल और डिस्प्लास्टिक, मिक्स्ड, शेपलेस। इन अर्ली मेथड्स में क्या खराबी थी? कई लिमिटेशंस थी। हाईली सब्जेक्टिव, विजुअल असेसमेंट पर बेस थी,
फैट वर्सेस हेल्दी की कल्चरल परसेप्शन से हेविली इन्फ्लुएंस थी। लिमिटेड सैंपल्स, अक्सर छोटे या स्पेसिफिक ग्रुप्स पर बेस्ड थी, जैसे क्रेचमर्स के साइकियाट्रिक पेशेंट्स। डिस्क्रीट कैटेगरीज, सबको सिर्फ 2-4 रिजिड बॉक्सेस में फिट करने की कोशिश करती थी, ह्यूमन वेरिएशन के कंटिन्यूस नेचर को इग्नोर करते हुए। एज, सेक्स को सही से क्लासिफाई नहीं कर पाती थी, चेंजेस या डिफरेंसेस को सिस्टमैटिकली अकाउंट नहीं करती थी। तो जैसे कंफर्टेबल ऑफिस चेयर डिजाइन करना, सिर्फ ये देखकर कि कोई पिकनिक लग रहा है या लेप्टोसोमैटिक, बहुत प्रिसाइज नहीं होगा। आपको एक्चुअल मेजरमेंट्स चाहिए। एग्जैक्टली। अब कुछ सवाल। Why is somatotyping considered a better way to study human variation than race? थोड़ा सोच लो। जो कि सोमैटोटाइप ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है, जो जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों से रिजल्टिंग है, जबकि रेस एक कॉम्प्लेक्स सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसका कोई क्लियर, कंसिस्टेंट बायोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं है। Name one thing you use daily जो likely somatotyping या ergonomics principles यूज करके डिजाइन की गई होगी। डेस्क चेयर, कार सीट, कंप्यूटर माउस, स्मार्टफोन साइज, बैकपैक स्ट्रैप्स, क्लोथिंग साइजेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ग्रिप। अर्ली मेथड्स सब्जेक्टिव क्यों थे? एक रीजन बताओ। उनमें ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट क्राइटेरिया नहीं थे, सिर्फ विजुअल असेसमेंट पर रिलाई करते थे, जो ऑब्जर्वर बायस और कल्चरल इंटरप्रिटेशन के लिए प्रोन है। पॉज करके सोचो कि आपके आसपास की कितनी चीजें आपकी बॉडी शेप और साइज को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। थिंक। इन शॉर्ट, सोमैटोटाइपिंग बॉडी फिजिक को डिस्क्राइब करने का एक साइंटिफिक तरीका प्रोवाइड करता है वेरियस प्रैक्टिकल पर्पसेस जैसे डिजाइन, हेल्थ असेसमेंट और ट्रैकिंग चेंजेस के लिए, जो अर्ली सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन से एक एवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं ज्यादा मॉडर्न मेथड्स की तरफ ट्रांजिशन, स्पेसिफिकली शेल्डन वर्सेस हीथ कार्टर। सोमैटोटाइपिंग, मैपिंग द फिजिक, पार्ट 2, शेल्डन वर्सेस हीथ कार्टर। विलियम शेल्डन ने 1940s में एक कंसेप्चुअल लीप लिया। उन्होंने प्रपोज किया कि सोमैटोटाइप डिस्क्रीट टाइप्स के बारे में नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअम है जो 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। 1. एंडोमॉर्फी, रिलेटिव फैटनेस या राउंडनेस। 2. मीजोमॉर्फी, रिलेटिव मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट या मस्कुलैरिटी। 3. एक्टोमॉर्फी, रिलेटिव लिनियरिटी या स्लेंडरनेस। और उन्होंने इन कंपोनेंट्स को रेट किया था। यस, हर कंपोनेंट को 7 पॉइंट स्केल 1 to 7 पर रेट किया गया था। सोमैटोटाइप को 3 नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाता था, जैसे 711 एक्सट्रीम एंडोमॉर्फी, 171 एक्सट्रीम मीजोमॉर्फी या 117 एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फी। उन्होंने इन्हें एक ट्रायंगुलर चार्ट पर प्लॉट किया था। उनका एक अनएक्सप्लेन रूल भी था कि तीनों रेटिंग्स का सम 9 से 12 के बीच होना चाहिए। ये रेटिंग्स कैसे डिसाइड करते थे वो, मेजरमेंट से? नहीं, वही तो मैंने इशू था। शेल्डन का असेसमेंट प्राइमरली विजुअल था, इंडिविजुअल्स की स्टैंडर्डाइज्ड फोटोग्राफ्स पर बेस्ड था, मोस्टली वाइट यूएस कॉलेज मेल्स, 5 बॉडी एरियाज पर फोकस करके। ये अभी भी काफी सब्जेक्टिव था। शेल्डन के मेथड की दूसरी मेजर लिमिटेशंस क्या थी? कई क्रिटिकल लिमिटेशंस थी। सब्जेक्टिविटी, रेटिंग्स ट्रेंड ऑब्जर्वर के जजमेंट पर हेवीली डिपेंड करती थी। लिमिटेड बायस सैंपल, प्राइमरली यंग व्हाइट मेल्स पर डेवलप किया गया था। इग्नोर्ड हाइट वेट, ओवरऑल साइज को डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। अज्यूम्ड परमानेंस, शेल्डन मानते थे कि सोमैटोटाइप लार्जली जेनेटिक और लाइफ बर फिक्स रहता है। उस टाइम की यूजेनिक्स थिंकिंग से इन्फ्लुएंस थे, जो अब हम जानते हैं गलत है। फिजिक बदलता है। आर्बिट्रेरी स्केल्स, 1-7 स्केल या 9-12 सम रूल का कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं था। नो एक्चुअल मेजरमेंट्स, फंडामेंटली विजुअल असेसमेंट पर रिलाई करता था, ऑब्जेक्टिव डेटा पर नहीं। आइडिया अच्छा था, कंटिन्यूम कंपोनेंट्स, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्लॉड थी। तो हीथ कार्टर मेथड ने इस पर कैसे इंप्रूव किया? हाँ, बताइए। बारबरा हीथ और लिंजी कार्टर ने अपना मेथड बाद में 1960 से शुरू करके स्पेसिफिकली शेल्डन की फ्लॉज को एड्रेस करने के लिए डेवलप किया। की इंप्रूवमेंट्स थे ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स, 10 स्पेसिफिक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पर बेस्ड है, जिससे ये क्वांटिफाइबल और रिपीटेबल बनता है। रिमूव्ड आर्बिट्ररी स्केल्स, कंपोनेंट रेटिंग्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज यूज करता है, जो एक साथ या किसी स्पेसिफिक सम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सभी एजेस, सेक्सेस और पॉपुलेशंस में यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्नॉलेजेस वेरिएबिलिटी, क्रिटिकली ये फिजिक को चेंजेबल मानता है, फैक्टर्स जैसे डाइट, एक्सरसाइज और एजिंग के कारण। परमानेंस असम्पशन को ड्रॉप कर दिया गया। रियलिस्टिक है ये। वो 10 मेजरमेंट्स क्या हैं? कुछ एग्जांपल्स दे सकती हैं? और फिजिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। बेसिक साइज, हाइट और वेट, फैटनेस, फोरस्किन फोल्ड थिकनेसेस, ट्राइसेप्स, सबस्कैपुलर पीठ पर, सुप्रास्पाइनल कमर के पास, काफ, मस्कुलोस्केलेटल फ्रेम, 2 बोन डायमीटर्स, ह्यूमरस बाय एपिकॉन्डाइलर कोनी की चौड़ाई, फीमर बाय एपिकॉन्डाइलर घुटने की चौड़ाई, लिम्ब मस्कुलैरिटी, 2 सर्कम्फरेंसेस, मिड अपर आर्म, काफ, फैट के लिए करेक्टेड। और ये मेजरमेंट्स फॉर्मूलाज में फीड होते हैं तीनों कंपोनेंट्स के लिए। एग्जैक्टली। एंडोमॉर्फी रिलेटिव फैटनेस प्राइमरीली स्किन फोल्ड्स के सम से कैलकुलेट होती है। स्केल टिपिकली 0.5 से 16 या उससे ज्यादा तक रेंज कर सकता है। मेसोमॉर्फी रिलेटिव मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट, हाइट के लिए एडजस्टेड, हाइट, बोन डायमीटर्स और करेक्टेड आर्म काफ सर्कम्फ्रेंसेस यूज करता है। स्केल 17 या पोटेंशियली उससे भी ऊपर जा सकता है। एक्टोमॉर्फी रिलेटिव लिनियरिटी या लीननेस, हाइट क्यूब रूट ऑफ वेट रेशियो जिसे पॉन्डरल इंडेक्स भी कहते हैं, यूज करके कैलकुलेट होती है। स्केल यूजुअली 9 तक जाता है। तो एडवांटेजेस क्लियर हैं। ऑब्जेक्टिव, डेटा पर बेस्ड, रिपीटेबल, चेंजेस ट्रैक करने देता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बायस कम है। फॉर एग्जाम्पल,
शेल्डन के व्यू के अंडर अगर आप एंडोमॉर्फी पर हाई रेट किए गए तो आप बेसिकली फैट ही रहते। हीथ कार्टर के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइट इंप्रूव करते हैं तो आपके स्किन फोल्ड्स कम होंगे, आपकी एंडोमॉर्फी रेटिंग नीचे आएगी और आपका मेजर्ड सोमेटोटाइप एक्चुअली चेंज होगा, आपकी प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करते हुए। राइट। जिम जाने वाले लोग इसे यूज करके प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, अब क्वेश्चंस। शेल्डन का मेथड रेवोल्यूशनरी क्यों था, उसकी लिमिटेशंस के बावजूद? सोचो। क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने फिजिक वेरिएशन को एक कंटिन्यूम के रूप में कॉन्सेप्चुलाइज किया जो क्वांटिफाइबल कंपोनेंट्स पर बेस्ड था, रिजिड डिस्क्रीट टाइप से दूर जाते हुए। हीथ कार्टर मेथड शेल्डन के मेथड से बेटर क्यों है? 2 रीजंस बताओ। 1, ये ऑब्जेक्टिव एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स और फॉर्मूलाज यूज करता है, सब्जेक्टिव बायस कम करता है। 2, ये रिकॉग्नाइज करता है कि फिजिक वेरिएबल है और लाइफस्टाइल फैक्टर से बदल सकता है, अनलाइक शेल्डन्स परमानेंस असम्पशन। या अगर आपको अपना हीथ कार्टर सोमोटाइप पता चले, हाउ कुड यू यूज दैट इन्फॉर्मेशन? रियलिस्टिक फिटनेस गोल सेट करने में हेल्प मिल सकती है, सूटेबल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज चूज करने में, पोटेंशियल हेल्थ प्रीडिस्पोजिशन समझने में, या बस बॉडी शेप को बेहतर समझने में। थिंक अबाउट हाउ साइंस इवॉल्व्स। शेल्डन का आइडिया पायनियरिंग था, लेकिन हीथ एंड कार्टर ने उसे रोबस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड से रिफाइन किया जो एक्चुअल मेजरमेंट पर बेस्ड है। कितना कूल है ना? थिंक। इन शॉर्ट, शेल्डन ने सोमैटोटाइप के लिए इंपॉर्टेंट 3 कॉम्पोनेंट कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सब्जेक्टिव विजुअल असेसमेंट और फ्लॉड अजम्पशंस पर रिलाई किया, जबकि हीथ कार्टर मेथड एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट बेस्ड यूनिवर्सली एप्लीकेबल टूल प्रोवाइड करता है जो फिजिक में चेंजेस को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। तो ये थी हमारी डिटेल्ड चर्चा ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स। आउट्रो, निष्कर्ष। What an incredible journey through the science of growth. चलिए जल्दी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स के एनालिसिस से मेन आइडियाज रिकैप करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स। जीन्स फंडामेंटल ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। सेल स्पेशलाइजेशन, इंड्यूसर लग्जरी जीन्स, ओवरऑल बॉडी प्लान, हॉक्स जीन्स और यहाँ तक कि ग्रोथ रेट को कंट्रोल करते हैं मैकेनिज्म्स जैसे एपिजेनेटिक्स के थ्रू। बायोकेमिकल फैक्टर्स। हार्मोन्स जैसे थायरॉक्सिन, जीएच, सेक्स हार्मोन्स कंडक्टर्स हैं जो अलग अलग लाइफ स्टेजेस, प्रीनेटल, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में ग्रोथ प्रोसेसेस को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नर्चर क्रिटिकल रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन, स्ट्रेस लेवल्स, पोल्यूशन एक्सपोजर, ट्रेनिंग और कल्चरल प्रैक्टिसेस सब सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं कि वो जेनेटिक पोटेंशियल कैसे अनफोल्ड होता है। स्ट्रेस स्पेशली बहुत पावरफुल हो सकता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ग्रोथ नेचर और नर्चर के बीच कांस्टेंट इंटरप्ले का रिजल्ट है। कुछ ट्रेट्स जेनेटिक कंट्रोल की तरफ ज्यादा लीन करते हैं कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया रिस्क, मेनार्की टाइमिंग दूसरे एनवायरनमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि जैसे यूटेराइन कैंसर रिस्क, इमोशनल स्ट्रेस के इफेक्ट्स, सोमैटोटाइपिंग। ये फिजिक को डिस्क्राइब करने का साइंटिफिक मेथड है। ये अर्ली सब्जेक्टिव टाइप्स हिपोक्रेटिस, क्रेचमा से इवॉल्व होकर शेल्डन के कंपोनेंट आइडिया तक पहुंचा और फाइनली ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट बेस्ड हीथ कार्टर मेथड तक जो आज हेल्थ, एर्गोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स साइंस में यूज होता है। ग्रेट समरी। अब लिसनर के लिए कुछ क्विक रिकॉल क्वेश्चंस। 1. अपने शब्दों में बताओ लग्जरी जीन्स का मेन फंक्शन क्या है? स्पेसिफिक सेल्स को उनके यूनिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और आइडेंटिटी देना, बेसिक सर्वाइवल से परे। 2. एडोलेसेंस में सेक्सुअल डेवलपमेंट को ड्राइव करने वाले 3 की हार्मोन्स कौन से हैं? LHRH ट्रिगर, LH और FSH। 3. विडोसन की ऑर्फनेज स्टडी का मेन टेकअवे क्या था स्ट्रेस के बारे में? कि सीवियर इमोशनल स्ट्रेस अच्छी न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स को ओवरराइड कर सकता है और ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। एक पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट क्रूशियल है। 4. आइडेंटिकल ट्विन्स में स्किज़ोफ्रेनिया के लिए हाई कॉन्कॉर्डेंस रेट क्या सजेस्ट करती है? ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए एक सिग्निफिकेंट जेनेटिक कंपोनेंट या प्रीडिस्पोजिशन है। 5. हीथ कार्टर मेथड में एंडोमॉर्फी असेस करने के लिए प्राइमरीली कौन से टाइप के मेजरमेंट्स यूज होते हैं? इन बॉडी रेशियो मेजरमेंट्स, स्किन फोल्ड थिकनेसेस। 6. शेल्डन के सोमैटोटाइपिंग मेथड की एक बड़ी लिमिटेशन क्या थी जिसे हीथ कार्टर ने एड्रेस किया? चूज 1, सब्जेक्टिविटी विजुअल असेसमेंट पर रिलायंस, या गलत अजम्पशन की सोमैटोटाइप परमानेंट है, या लिमिटेड बायस्ड सैंपल, या ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स की कमी। नाइस क्वेश्चंस। अब लिसनर आपकी बारी। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ इस पूरी चर्चा का मेन आइडिया क्या था? ट्राई कीजिए बिग पिक्चर को समराइज करने का। और एक सिंपल चैलेंज, क्या आप ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाले की फैक्टर्स, जीन्स, हार्मोन्स, एनवायरनमेंट, उनका इंटरैक्शन को एक इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? रेडी, गो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो अपने नोट्स में की पॉइंट्स लिख के देखो और मे बी रिकॉल क्वेश्चंस को बाद में फिर से ट्राई करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और हम आपके लिए शॉर्ट क्विज या फ्लैश कार्ड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें। जस्ट लेट अस नो। फाइनली ये रहा एक प्रोवोकेटिव थॉट आपके लिए। ये सब जानने के बाद जीन्स, हार्मोन्स, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस के बारे में इंडिविजुअल्स कॉन्शियसली क्या कर सकते हैं अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करने के लिए बियॉन्ड जस्ट बेसिक डाइट एंड एक्सरसाइज। और बड़े स्केल पर सोसाइटी कैसे वर्क कर सकती है ये इंश्योर करने के लिए कि हर बच्चे को ट्रूली फ्लरिश करने और अपना फुल पोटेंशियल रीच करने के लिए बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट मिले। कुछ सोचने के लिए